चलिए, आज भारत के भविष्य को तय करने वाले दो बहुत बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, ज्ञान और शक्ति। एक तरफ हम देखेंगे कि कैसे एक नई, बहुत महत्वाकांक्षी शिक्षा नीति देश की सोच को बदल रही है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही पेचीदा चुनावी बहस चल रही है जो ये तय करेगी कि देश में हर आवाज का कितना वजन होगा। तो आज की चर्चा में हम पहले शिक्षा की दुनिया में चलेंगे, देखेंगे कि नई पॉलिसी क्या है, उसके शुरुआती नतीजे कैसे रहे हैं और आगे का रास्ता क्या है। और फिर हम रुख करेंगे प्रतिनिधित्व की पहेली की तरफ, समझेंगे कि ये उत्तर दक्षिण का मामला क्या है और इसका कोई सही हल निकल भी सकता है या नहीं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नई शिक्षा के खाके की। भारत अपनी दशकों पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की एक जबरदस्त कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इस बदलाव की नींव में क्या है। स्वामी विवेकानंद का ये विचार, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये असल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पीछे की असली भावना है। एक ऐसी कोशिश जो सिर्फ छोटे-मोटे सुधार नहीं, बल्कि भारत के पूरे लर्निंग सिस्टम को एक नई जिंदगी देने का लक्ष्य रखती है। सोचिए, 30 साल से भी ज्यादा समय के बाद ये पहला इतना बड़ा बदलाव है। ये नीति असल में एक गेम चेंजर है जो स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल डिग्री प्रोग्राम्स का मौका दे रही है और भारतीय शिक्षा को दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स के बराबर लाने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, कागज पर तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? क्या इसके कुछ असल नतीजे भी दिख रहे हैं? चलिए एक नज़र इसके रिपोर्ट कार्ड पर डालते हैं। और नतीजे सच कहूं तो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। 2015 में जहां सिर्फ 11 भारतीय यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में थीं, आज ये संख्या बढ़ के 54 हो गई है। इस ज़बरदस्त उछाल ने भारत को दुनिया में चौथा सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश बना दिया है और G20 देशों में तो हम टॉप परफॉर्मर्स में से एक हैं। अब सवाल उठता है कि ये कामयाबी मिली कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, रिसर्च पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दूसरी, यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशन और नए-नए विषयों को जोड़ने पर जोर है। और तीसरी, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भारत आने और भारतीय यूनिवर्सिटीज़ को विदेश जाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर रफ्तार बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आगे का क्या प्लान है? भारत की शिक्षा प्रणाली को और ऊपर ले जाने के लिए अगले बड़े कदम क्या होंगे? आगे का रास्ता 3 मुख्य बदलावों पर टिका है। पहला, यूजीसी और एआईसीटी जैसी कई एजेंसियों की जगह एक ही बड़ी और पावरफुल बॉडी बनाई जाएगी ताकि नियम कानून आसान हो। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी चलाने के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा, साइंस की पढ़ाई को और प्रैक्टिकल बनाया जाएगा जिसमें इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने पर जोर होगा। और इन सब कोशिशों का एक ही बड़ा मकसद है, साल 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हासिल करना। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का वादा है कि शिक्षा को भी अब सड़कों, पुलों और बिजली की तरह ही देश का एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा। चलिए अब विषय बदलते हैं और उस दूसरे स्तंभ पर आते हैं जो एक पढ़ी लिखी आबादी के लिए बहुत जरूरी है, और वो है निष्पक्ष प्रतिनिधित्व। यहां हम एक ऐसी लोकतांत्रिक दुविधा की बात करेंगे जो भारत में राजनीतिक शक्ति के बंटवारे को लेकर पैदा हो रही है। ये सवाल आज की तारीख में शायद सबसे बड़ा सवाल बन गया है। मामला ये है कि दशकों से लोकसभा की सीटें फिक्स हैं, लेकिन 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी तो सीटों का फिर से बंटवारा हो सकता है। और यहीं ये सवाल उठता है कि क्या जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है उन्हें संसद में ज्यादा सीटें और ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए? और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। इस एक सवाल ने देश के अंदर, खास तौर पर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक गहरी लकीर खींच दी है। यहाँ एक बहुत अजीब सी स्थिति बन गई है। दक्षिण के वो राज्य जिन्होंने देश के लक्ष्य के हिसाब से अपनी आबादी को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की, आज उन्हीं को डर है कि संसद में उनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्य, जहां आबादी तेजी से बढ़ी है, उनकी संसदीय शक्ति बढ़ने की पूरी संभावना है। दक्षिणी राज्य इसे एक दोहरी मार की तरह देख रहे हैं। पहली मार तो वित्तीय है ही, क्योंकि ज्यादा आबादी वाले राज्यों को केंद्र से वैसे भी ज्यादा पैसा मिलता है। और अब उन्हें एक दूसरी राजनीतिक मार का डर सता रहा है, जहां अपनी सफलता की वजह से ही संसद में उनका असर कम हो सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगती। तो फिर इस मुश्किल पहेली का हल क्या है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जो एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को भी बनाए रखे और राज्यों के बीच भी इंसाफ कर सके? चलिए कुछ संभावित समाधानों पर गौर करते हैं।
एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया यूरोपियन यूनियन के मॉडल से आता है। इसे डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। एक ऐसा सिस्टम जहां बड़े राज्यों को ज्यादा सीटें तो मिलें, लेकिन छोटे राज्यों में हर सांसद कम लोगों का प्रतिनिधित्व करे ताकि उनकी आवाज ज्यादा मजबूती से सुनी जाए। ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। तो मोटे तौर पर हमारे सामने 4 रास्ते हैं। पहला और सबसे आसान, 2011 के पुरानी जनगणना का इस्तेमाल कर लिया जाए। इससे उन राज्यों को सजा नहीं मिलेगी जिन्होंने हाल में आबादी कंट्रोल की है। बाकी 2 विकल्प राज्यसभा या विधानसभाओं से जुड़े हैं, जो असली मुद्दे को नहीं सुलझाते। और चौथा विकल्प, जो सबसे नया है, वो है यूरोपियन मॉडल अपनाना, मतलब सीटों को बांट दिया जाए, शायद 60% आबादी के हिसाब से और 40% इस आधार पर कि किस राज्य ने आबादी को कितना अच्छा मैनेज किया है। ये एक ऐसा तरीका है जो राज्य के आकार और उसके प्रदर्शन दोनों को इनाम देता है। और आखिर में हम फिर से उसी सबसे बुनियादी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ भारत अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और सशक्त बना रहा है, तो दूसरी तरफ उसे ये भी तय करना है कि सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। 140 करोड़ लोगों के इस देश में निष्पक्ष होने का असली मतलब क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को तय करेगा।